पढ़ेंगे आज ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर। अच्छा ये बताइए कि भारत जो है, या मैं बात करूं इंडिया जो है, वो प्राइमरी सेक्टर पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, सेकेंडरी या सर्विस सेक्टर जो है प्राइमरी पे डिपेंडेंट है। और प्राइमरी में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्राइमरी में, यानी हमारा जो पहला सेक्टर है उसमें माइनिंग और एग्रीकल्चर आता है, दो चीजें आती हैं। लेकिन अभी सेकेंडरी सेक्टर इतना ज्यादा, मैं बात करी हूँ जब हम आजाद हुए थे 1947, उस टाइम सेकेंडरी सेक्टर इतना डेवलप नहीं था, तो माइनिंग को लेके इतना ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस, या जैसे कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मशीनें नहीं थी, तो हम किस पे डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पे। हमारा डेवलपमेंट, हमारी इकोनॉमी, आज भी कहा जाता है कि दुनिया में सबसे अच्छा एग्रीकल्चर अगर कहीं पढ़ाया जा सकता है एज अ ट्रेडिशनल, वो कहाँ पढ़ाया जाता है? इंडिया में। क्योंकि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है, आपने सुना होगा ना कि जो किसान होते हैं वो अपनी जमीन की पूजा करते हैं, बारिश, मतलब काफी ज्यादा इमोशनल कनेक्टेड होते हैं किस चीज से? एग्रीकल्चर, खेती से, एग्रीकल्चर से। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक चीज याद रखना कि इंडिया में ट्रेडिशनल फार्मिंग आज भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आज भी यहाँ पे एरिया का मतलब जोत जैसे कह सकते हो फर्म जो होती है उसका साइज काफी छोटा होता है। साइज क्या होता है? काफी ज्यादा छोटा होता है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलो। वैसे एक क्वेश्चन बनता है कि प्रेजेंट टाइम में एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज चौहान। क्या नाम है उनका? शिवराज चौहान। भाई आपको पता है कि किसकी गवर्नमेंट है सेंटर? एनडीए की है, तो मतलब ये एनडीए से जुड़ा हुआ है शिवराज चौहान। इससे पहले ये क्या थे? ये एमपी के सीएम थे। कहाँ के सीएम थे? एमपी के सीएम थे पहले, अभी नहीं। अभी तो क्या है ये? एग्रीकल्चर मिनिस्टर है ये। प्रेजेंट टाइम में एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज चौहान। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था वो किस पे डिपेंड था? पहला 5 ईयर प्लान, यानी 1947 जब हम आजाद हुए तो हमने ये तय किया कि हमें 5 ईयर के प्लान चाहिए। मतलब हमने क्या सोचा कि भाई हम क्या करते हैं, एक टास्क रखते हैं कि 5 साल में इस टास्क को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है, उसके बाद नेक्स्ट टास्क पे काम करेंगे। तो पहला जो टास्क हमने रखा, पहली जो हमने जैसे कह सकते 5 ईयर प्लान में हमारी जो प्लानिंग थी वो किस पे थी? एग्रीकल्चर पे। क्योंकि बेटा उस टाइम पे अगर मैं कहूँ इंडिया में भुखमरी बहुत ज्यादा थी। ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाना, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब समझ रहे हो ना, हरित क्रांति। हरित क्रांति का क्या कॉन्सेप्ट था? हरित क्रांति का क्या कॉन्सेप्ट था? हरित क्रांति इसलिए तो स्टार्ट की गई थी कि एग्रीकल्चर में नई बीज, नई मशीनें, किसानों जो अच्छा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया में एग्रीकल्चर को एक बड़े बिजनेस के तौर पे नहीं देखा जाता। अच्छा जब हमारे दिमाग में किसान आता है तो हम क्या सोचते हैं? वो कहीं बेचारा गरीब सा होगा, छोटी से खेत होंगे, वैसे बैठा होगा। हमारे दिमाग में ही नहीं आता कि उसके पास बड़े बड़े घर होंगे या उसके पास गाड़ियाँ होंगी, ऐसा हम नहीं सोचते। जब हम क्या सोचते हैं? फार्मर सोचते हैं। जब कोई बोलता है कि भाई हम फार्मर हैं, हम किसान हैं, तो हमारे दिमाग में आता है पढ़ा लिखा तो नहीं होगा, पहली बात हम ये सोच लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक साइंस है और ये बिल्कुल साइंस है ना। जमीन के बारे में पता करना, आपको सीड्स के बारे में पता करना, कौन सी क्रॉप्स है, आपका क्लाइमेट कैसा है, ये बेसिकली एक साइंस है। और हर फार्मर एक साइंटिस्ट है इंडिया में, क्योंकि उससे जितनी नॉलेज होगी ना, जैसे कह सकते हो जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो आप थ्योरी से ज़्यादा समझते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ फर्म्स का साइज नहीं बढ़ा, हमारे यहाँ गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। आपने सुना होगा कि किसान लोन लेते हैं और वो लोन नहीं चुका पाते, सुसाइड कर लेते हैं, उनकी पूरी की पूरी ज़मीनें चली जाती हैं। सब आपने न्यूज़ में सुना होगा कितने किसान हर साल सुसाइड करते हैं। ठीक इतने ज़्यादा 11,000 किसान का एक सर्वे आया था पिछले साल, 11,000 किसान हर साल सुसाइड करते हैं। ये कोई छोटा मोटा डेटा नहीं है। 11,000 किसान सुसाइड करने का मतलब क्या है? तो उनका जो कम है, उनका जो मेन एजेंट, जो उनका मेन टॉपिक है, यानी उनको जो क्रॉप्स को ग्रो करना है और क्रॉप्स पे काम करना है, वो नहीं कर पा रहे, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए 11,000 किसान हर साल क्या करते जा रहे हैं? सुसाइड करते जा रही है। इंडिया का डेटा है। गवर्नमेंट कहती है हम लोन पास करा रहे हैं, हम लोन दे रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसपे गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है। अभी देखो, अगर मैं पूछूं कि इंडिया में एग्रीकल्चर की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, पहली चीज तो फर्म क्या है? फर्म साइज। फर्म्स का साइज क्या है? काफी छोटा। जैसे मैं कहूँ कि एरम है,
या आरती हैं, उन्होंने एक फर्म ली छोटी सी, उस फर्म में उन्होंने छोटी फर्म इस क्लास के बराबर मान लेते हैं, इस क्लास के बराबर छोटी सी फर्म ली। अच्छा, उस फर्म में उन्होंने जो भी क्रॉप लगाई, क्या उस क्रॉप से जो उन्हें प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, वो साल भर उसको अपनी अर्निंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुछ तो मैम खाने के लिए भी रखा जाता है। एग्जैक्टली, कुछ तो वो अपने लिए क्या रखेंगे, खाने के लिए भी रखेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पे दिक्कत है कि फर्म का साइज क्या है, काफी छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। आपने देखा होगा कभी नानी के यहाँ जाओ, गाँव में जिनके कोई रिलेटिव्स रहते होंगे, आप देखते हो खेत काफी छोटे छोटे रहते हैं। हाँ, इतने छोटे खेतों में अगर वो खेती करते हैं और खेती करने के बाद अगर वो कुछ कमा लेते हैं, तो कमाने के बाद क्या होगा, वो साल भर उसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सेकेंड थिंग इसमें आता है हाइड एंड सेकेंड आता है आपका हाइड अनएम्प्लॉयमेंट। हाइड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? छुपी हुई बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी? मैम एक बार क्रॉप लगाने के बाद जब उसे हार्वेस्ट करने नहीं, एक्चुअल में नहीं, ये हाइड अनएम्प्लॉयमेंट बता नहीं होता, वो वेदर अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो तुम बोल रही हो, वो मौसमी बेरोजगारी है। एक मौसम के बाद हम बैठ गए क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है। अभी मैं बताती हूँ, उसमें आएगा वो चीज़। पहली चीज़ यहाँ पे हाइड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आपने देखा होगा कि घर में जो लोग होते हैं उनके अगर कोई फर्म है, खेत है, वो सारे के सारे लगे हैं, बीवी भी लगे हैं, बच्चे भी लगे हैं, बेटियां भी लगी, बेटे भी लगे, सब एक ही खेत में लगे हैं। जिस खेत में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेबर की जरूरत थी, वहां 7-8 लोग लगे हैं। कितने लोग लगे? 7-8 लोग जो लगे हुए हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि 3 की जरूरत थी, 8 लोग लगे, तो 5 किस में आ गए? हाइड अनएम्प्लॉयमेंट में आ गए। एक्चुअल में हमें वो काम करते हुए दिख रहे हैं, 8 लोग हमें काम करते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन उनमें से 5 एक्स्ट्रा है, तो वो क्या हो गए? हाइड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। यानी कि ऐसा बेरोजगारी ऐसी जिसमें जो हमें छुपी हुई दिख तो नहीं रही, हमें सब तो काम करते हुए दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, यानी छुपे हुए हैं, वो हमें दिख रही है। अब बात करते हैं जो जैसे एरम ने कहा कि मैम एक मौसम या एक टाइम के बाद वो बैठ जाते हैं, इसे बोलते हैं वेदर अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि कुछ क्रॉप्स का सीजन होता है, उस सीजन के बाद वो क्रॉप्स नहीं ग्रो की जाती, तो वो फार्मर्स क्या हो गए? वेदर की वजह से बेरोजगार हो गए, मौसम की वजह से बेरोजगारी हो गई उनके साथ। तो यहाँ पे ये वेदर वाली प्रॉब्लम है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा इशू है फार्मर्स के साथ। ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद कर लें। एजुकेशन एक बहुत बड़ा इशू। एजुकेशन क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें सीड्स की नॉलेज नहीं है, बीजों की नॉलेज नहीं है, उन्हें नहीं है मैम, उन्हें फर्टिलाइजर्स का पता नहीं है। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बताऊँ कि इंडिया में ऐसे बहुत से फर्टिलाइजर्स हैं जो दुनिया में बैन है, यूज़ नहीं होते, वो इतने खतरनाक डेंजरस होते हैं कि कैंसर जैसे डिजीज़ हो सकते हैं। अच्छा, आजकल आप कभी लॉजिक सोचते हो कि इतने डिजीज़ क्यों हो रहे हैं? तरह तरह के छोटे छोटे बच्चों की किडनी डैमेज हो रही है, लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फूड। जो फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं वो इतने खतरनाक फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं। आप न्यूज़ में देख रहे होगे, कभी देखते होगे कि भाई फल खराब हो गए, कुछ चीज़ें उन्होंने डाली, कुछ लिक्विड्स में डाले, वो फल बिल्कुल तरोताज़ा हो गए, फ्रेश हो गए। प्रिजर्वेटिव्स प्रॉब्लम बेटा हम लोगों के साथ भी है। हम जब जाते हैं खरीदने, फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, तो हम वो फ्रूट्स खरीदते हैं जो बहुत अच्छे और बाहर से चिकने दिखते हैं, तो हम कहते हैं नहीं ये तो हमें गेस्ट में लेके कहीं जाना है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम वही चीज़ ढूंढ रहे हैं जो बाहर से क्या हो। मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि हम हमेशा आउटकम्स पे भागते हैं। अगर कोई इंसान बाहर से अच्छा दिख रहा है तो हमें लगता है वो अंदर से भी अच्छा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे चीज़ क्रॉप्स में भी लगती है कि हमें लगा भाई ये सेब बाहर से बड़ा अच्छा है तो ये हेल्दी होगा, नहीं हो सकता है उसमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स यूज़ किया गया, जिसकी वजह से हमें, मैंने बताया ना सबसे खतरनाक डिजीज़ में आजकल तो कैंसर ही है, जिसमें सब कुछ आपका चला जाता है। तो कैंसर जैसे बीमारियां हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर इन्फेक्शन हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों के अगर किडनी और लीवर इन्फेक्शन हो रहा है तो सोचो हम कहाँ पहुँच गए हैं। और जबकि कहा जाता था कि 30 के पहले आपका हार्ट, किडनी और लीवर, ये 3 चीज़ कभी खराब नहीं होती। ये एक सोच थी हमारी कि भाई हार्ट डिजीज तो हो ही नहीं सकता, होती भी नहीं थी मैम। 18 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, 12 साल 11 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। कौन सी टेंशन है उनको? वो तो एक अलग माहौल है कि सेंसिटिव है थोड़ा, हम थोड़ा प्रेशर में रहते हैं। कोई पढ़ाई वढ़ाई का कोई टेंशन खास नहीं होता बेटा। आपने अपनी फैमिली में अपनी मम्मी से पूछना, पापा से पूछना कि उस टाइम में वो कैसे सर्वाइव करते थे और क्या क्या उनके फादर, जितनी आपको आज हर फैसिलिटीज़ मिल जाती है ना, यूट्यूब खोला, हर लेक्चर मिल गया, फोटोकॉपी करवा ली,
मेरे फादर बताते हैं वो लोग नोट कैसे कॉपी करते थे, वो लगाते थे जो कार्बन पेपर होता है, कार्बन पेपर नीचे लगा देते और नोट्स लिखते थे, तो 2 नोट्स तैयार होती थी, तो एक फ्रेंड को दे देते थे और एक अपने पास रखते थे। इसी तरह फ्रेंड तैयार करता था नोट्स, तो एक उनको देता था, वो अपने पास रखते थे। हम लोग तो इतने आसानी से जाते हैं, जेरॉक्स करा लेते हैं और काम आसान हो जाता है। लेकिन पता है हमें इतने ज़्यादा हर चीज़ में आगे निकलने की कोशिश करने लगे कि हम सबसे आगे पहुँचे। चाहे मैं यहाँ पे मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रही, मैं कंट्री की भी बात कर रही हूँ, चाहे कोई भी कंट्री हो, वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर सके, दूसरी कंट्री को बेच सके। तो कैसे बेचेगा वो अगर उसकी फसल खराब होने लगेगी? हमने आपको ट्रेडिशनल फार्मिंग बताई थी ना, ट्रेडिशनल फार्मिंग बहुत अच्छी फार्मिंग होती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होते। लेकिन जब हम भागते हैं कमर्शियल की तरफ, कमर्शियल यानी हमें बिजनेस करना है, कमाना है, गन्ना या मैं कहूँ जैसे कि कॉटन, इन चीज़ों को, या मैं कहूँ वीट, गेहूँ, इन चीज़ों को जब हम कमाने के लिए मतलब बिजनेस करना है हमें, तो हम चाहते हैं कि एक भी दाना खराब ना हो हमारा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फसल हो हमारी, तभी जब वो मार्केट में जाएगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे हमको। अच्छा, आपके सामने 2 तरह की फसल है, एक वो फसल है ऑयल सीड्स, सरसों, एक सरसों वो जो बहुत पिटी हुई, ख़राब सी दबी हुई, एक सरसों जो फर्टिलाइजर यूज़ करके बिल्कुल अच्छी आई है। तो अब अच्छा पैसा किसका दोगे? अब सीधी सी बात है, हम आउटकम से भागते हैं, आउटकम से भागने में हमने क्या देखा कि भाई ये जो अच्छी है इसको दे दिया, अब इसका क्या लॉस हुआ हमारे साथ? जब उसको हमने यूज़ किया हमारे बीमारियाँ कई सारी हो गई, डिजीज़ हो गई। तो ये प्रॉब्लम, एजुकेशन भी बहुत दिक्कत है इंडिया में फार्मर्स को, फार्मर टेक्निक्स। एक्चुअल में ये माना जाता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो जाहिल है, जो कभी स्कूल नहीं गया, वही फार्मिंग करेगा। तो भाई वो इंसान अगर फार्मिंग करेगा तो उसे सीड्स की नॉलेज नहीं, उसे ज़मीन की नॉलेज नहीं, उसे ह्यूमस कैपेसिटी की नॉलेज नहीं, उसे सॉइल की पता नहीं कि मिट्टी का क्या इस टाइम हाल है, उसे नहीं पता होगा। तो ये चीज़, उसे नई नई टेक्नोलॉजी का पता नहीं होगा, न्यू इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं आएगी, तो ये दिक्कत हो जाएगी एजुकेशन। तो थिंक सबसे ज़्यादा ना कैपिटल प्रॉब्लम। भाई मैं कहूँ कि जैसे कि शैली है, शैली ने क्या किया, साल भर अपने खेतों में काम करने के लिए उन्होंने एक क्रॉप का पूरा पैटर्न बना लिया कि हमें इस क्रॉप को करना है। अब नेक्स्ट शैली की फैमिली इतनी बड़ी, शैली के खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि शैली पैसा बचा नहीं पाई। शैली क्या नहीं कर पाई? पैसा नहीं बचा पाई। और नेक्स्ट ईयर शैली को फिर से क्रॉप्स लगाने के सीड्स अपने पास से, तो कोई फ्री में तो शैली को देगा, सीड्स शैली को क्या करने पड़ेंगे? खरीदने पड़ेंगे। तो ये सब जो खर्चे होंगे, शैली के पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, यानी पूंजी नहीं है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। पूंजी शैली के पास बिल्कुल भी नहीं। अब शैली क्या करेंगी? शैली लोन उठाएंगी, क्रेडिट से लोन लेंगी। अब शैली जब क्रेडिट से लोन लेंगी तो भाई शैली का तो वैसे ही पूरा नहीं हो रहा था, अब शैली प्लस लोन देंगी, इंटरेस्ट। अब लोन फ्री में तो मिलता नहीं आपको, उस पर ब्याज लगता है, आपको पता है। वो तो आपको जो मूल आप दे रहे हो, मैं क्लास से बाहर कर दूँगी, लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, जो आप मूल दे रहे हो, यानी मैं कहूँ जो आप जो मेन जो आपका प्योर मनी है वो तो दे ही रहे हो, उसके साथ आप क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट भी दे रहे हो, ब्याज भी दे रहे हो। तो शैली के खुद के नहीं हट रहे थे, अब शैली फिर वहाँ से कैसे कंप्लीट करेंगी? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के फार्मर्स की, ठीक। तो ये सारी, अब मैं बात करती हूँ मशीन। हमारे यहाँ आज भी बैलों से खेती होती है, आपने देखा होगा गाँव वगैरह में ट्रैक्टर यूज़ नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते हैं भाई इतने छोटे से खेत है, इतनी छोटी सी फार्म है, अब इस पर ट्रैक्टर यूज़ करेंगे, उसका पैसा भी देना पड़ेगा। अब ट्रैक्टर पानी से चलता है, किससे चलेगा? ऑयल से चलता है। जिसके ट्रैक्टर से करवाएंगे, अब जिसका ट्रैक्टर है उसके साथ इशू। प्लस आपने गांव में पंपी सेट देखा होगा, जहाँ से पानी बहुत तेज निकलता है। हाँ देखा है, जहाँ पे पूरा वाटर प्लांट लगता है, उसमें मोटे मोटे पाइप लगे होते हैं और लोग किराए पे या मेरे को कुछ कॉस्ट, कुछ पैसा दे के पानी चलवाते हैं। कुछ लोग कुछ पैसे वाले होते हैं, वो अपने घर में पंपी सेट लगवा लेते हैं और फिर आसपास में जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनको वो किराए पे दे देते हैं, इतने टाइम तक पानी किराए पे चलता है। इसका खर्चा, हाँ, अगर बारिश नहीं हुई तो ये रेगुलर इनको करना पड़ता है। सीड्स तो सबसे बेसिक है, फर्टिलाइजर प्लस सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका फर्म थोड़ा सा बड़ा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट आती है, एग्रीकल्चर लेबर क्या होता है? लेबर्स को भी देना पड़ता है, वर्कर कहूँ या लेबर कहूँ। अब यहाँ पे ये इशू होता है, इनके पास जमीनें नहीं होती, इनके पास फर्म्स नहीं है। सबसे बुरा हाल इनका है, सबसे बुरा हाल। क्यों इनका सबसे बुरा हाल है? दूसरों के खेतों में काम कर, एक तो दूसरों के खेतों में काम कर रहे हैं, अपनी कोई फर्म नहीं, अपनी कोई जमीन नहीं, ठीक। और प्लस ये दिन भर जितनी मेहनत करते हैं, इनको उतना अमाउंट मिलता है, उतना पैसा मिलता है। पूरी की पूरी फैमिली लगी हुई है,
पूरा का पूरा खानदान, पूरा का पूरा परिवार लगा हुआ है। अब इसके साथ उनको क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है कि अपनी फर्म नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करना है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंसान इतने वर्कर्स रखे, उतने लेबर्स रखे, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था ना, मार्केट में जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तब प्राइस अच्छे मिलते हैं। अब जब डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो प्राइस क्या हो जाता है। और आप जानते हो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज़्यादा है, और गांव वगैरह में तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, क्योंकि गांव में छोटे, जैसे अगर मैं बात करूँ शहरों में, अब शहर में आप आए, आपने किसी दुकान पे काम कर लिया, आपने किसी मार्केट में, मैं कहूँ मॉल में काम कर लिया, शॉप पे काम कर लिया, आपने न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर लिया, लेकिन गाँव में इतना काम नहीं है। गाँव में सिर्फ और सिर्फ क्या है, खेती, एग्रीकल्चर है, तो वहाँ लेबर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वर्कर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप देखो औरतें तक खेतों में काम कर रही होती है, ठीक, तो वर्कर्स बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। तो हमें देखने को मिलता है कि सबसे बुरी कंडीशन इनकी होती है, जो एग्रीकल्चर के वर्कर्स या मैं कहूँ लेबर्स होते हैं, जो फार्मिंग लेबर्स होते हैं, उनकी कंडीशन बहुत बेकार है। अब मैं कंपेयर करूँ, यूरोप में भी एग्रीकल्चर होता है, पर यूरोप और इंडिया में इतना डिफरेंस क्यों? मैं सब चीज़ की प्रॉब्लम को एक चीज़ बताती हूँ। पहली चीज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की, जिसकी वजह से अब एक मैंने कहा कि भाई ये फादर है, फादर की एक बड़ा सा फार्म था, बड़ा सा खेत था, 4 बेटे हो गए, वो फार्म का साइज क्या हो गया, 4 में बढ़ गया, साइज छोटा हो गया, फिर उनकी फैमिली हुई, वहाँ साइज और छोटा होता चला गया। तो ये प्रॉब्लम है इंडिया में, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जबकि हम देखते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर को बिजनेस नहीं लिया जाता, मजबूरी दी, वहाँ पे ये सोचा जाता है कि भाई जो कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में वो किसान बन जाएगा, और वहाँ पे ये देखा जाता है कि जो सब कुछ कर सकता है वही फार्मर बनेगा, जिसे पढ़ाई भी आती हो, जिसे मार्केट का रेशियो भी पता हो, जो सब्जी से डील करता हो, जिसे साइंस भी आती हो, वही फार्मिंग कर सकता है। और हमारे यहाँ क्या है, वहाँ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज भी हैं फार्मिंग, फर्म्स काफ़ी बड़े हैं, ठीक, फर्म्स बड़े, ट्रैक्टर यूज़ हो रहे हैं, न्यू मशीनरी यूज़ हो रही, फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं हो रहे, न्यू फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, जो फूड जिसे कह सकते हो हमें लॉस नहीं हो रहा है, ये चीज़ें हमें इफेक्टिव कर रही हैं। तो ये बहुत से ऐसे इशूज़ हैं बेटा जो इंडिया में एग्रीकल्चर को इफेक्टिव करते हैं। कल हम जो आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे कि एग्रीकल्चर कितने टाइप्स के होते हैं, पैटर्न अलग होता है, क्रॉप्स का पैटर्न अलग होता है। कितने क्रॉप्स के पैटर्न होते हैं? 3 होते हैं, रबी, खरीफ, जायद। सुना है? जैसे इंडिया में एक्चुअल में क्या है ना कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो एक टाइम के बाद आता है, एक मानसून। जैसे मैं कहूँ इंडिया में वेदर, जैसे अभी ये 15 जून से 15 सितंबर तक अच्छी खासी बारिश होती है, 15 जून से 15 सितंबर। अब रबी की जो क्रॉप होती है, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लो, जो क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया में, क्रॉपिंग पैटर्न वो कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? रबी, खरीफ, जायद। जायद नहीं, जायद मैम जायद बोला जाता है, ठीक। ZAID होता है, ये दोनों चीज ठीक से शायद नहीं पड़ेगी। ये जायद है, ये जायद है। ये तुम्हारी जो आएगी रबी की क्रॉप कब आती है? रबी की क्रॉप आएगी अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर। रबी की क्रॉप कब से कब तक लगती है? अक्टूबर से दिसंबर तक। इसमें क्या आती है आपकी? अक्टूबर से राइस? राइस, गेहूँ जानते हो? पीस आती है मैम, पीस मैम। अब मैं बात करती हूँ खरीफ, इसकी कब से कब तक होती है? मई से जुलाई तक। मई से ठीक, इसमें बाजरा वगैरह आता है, इसमें ऑयल सीड्स आते हैं। अब आ जाती है लास्ट में जायद हमारी। ये कब आती है? अरे महीना पूछी हूँ, ये आती है मार्च से आती है जुलाई तक। ये बहुत ज़्यादा गर्मी में आती है। इसमें क्या देखने को मिलता है हमें? खीरा जो हम यूज़ करते हैं, हाँ, कुकम्बर और तरबूज, खरबूज, ये सब चीज़ें यूज जो होती है हम करते हैं, तब ये सीज़न में मिलते हैं हमें। जैसे बहुत गर्मी होती है और ये सीज़न में आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि ये तीनों जो क्रॉपिंग पैटर्न है सिर्फ इंडिया का है, यूरोप कहाँ पहुँचा है? ये हमने यूरोप में खरीफ और रबी और जायद लगाई है, नहीं। ये तीनों क्रॉपिंग पैटर्न कहाँ का है? इंडिया का ही क्रॉपिंग पैटर्न। क्यों? कि हमने कहा ना, आज भी हम भगवान इंद्र देवता पे बिलीव करते हैं,
कि पानी बरसेगा तो हमें चीज़ें मिलेंगी। मैम वेदर बहुत इफेक्ट करता हूँ क्रॉप्स को, जैसे कि पैटर्न ही वेदर इसकी वजह से बने बेटा, तो मैम बाहर इफेक्ट की बात ही खत्म। और अगर मैं बोलूँ यूरोप वगैरह में, मैंने कहा न्यू टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो वहाँ पानी का इतना सिस्टम नहीं है, इतना इशू नहीं है। आपने देखा होगा कि लोग नर्सरी बना के रखते हैं, वो ग्रीन शीट पूरी लगाते हैं और उसमें अपने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो है क्रॉप्स, कहाँ पे? बाहर। यहाँ हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम नर्सरी बनाएं तो बड़े बड़े खेतों में। ऊपर बारिश हुई तो ठीक, नहीं बारिश हुई तो कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, फसल खराब हो गई। कभी ऐसा तो आंधी तूफान आ गए, पूरी की पूरी जो गेहूँ की जो पूरी होती है वो पूरी लेट जाती है। यहाँ पे अरे इंडिया में एग्रीकल्चर में बहुत सी प्रॉब्लम है, जंगली जानवर, पेस्टिसाइड्स वो अगर आ जाते हैं, लग जाते हैं, पेस्टिसाइड लग जाते हैं, पेस्टिसाइड एक में लगे तो फिर वो पूरे के पूरे लेयर खराब कर देते हैं। अब इसी पेस्टिसाइड की वजह से हम कम पढ़े लिखे हैं, हम फार्मर्स इंडिया के, वो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। और जब वो फर्टिलाइजर्स एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं तो खराब हो जाते हैं, क्रॉप्स, देखो वो क्रॉप्स तो बचा लेते हैं, लेकिन वही क्रॉप जब मार्केट में आती है और उसे हम यूज़ करते हैं खराब हो जाते हैं। तो ख़राब हम खुद हो जाते हैं, फिर हम डॉक्टर के यहाँ भागते हैं। लोग कहते हैं अरे भाई वो तो कुछ नहीं खाते थे, कोई ऑयली नहीं खाते थे, सिर्फ हेल्दी चीज़ खाते थे, लीवर में प्रॉब्लम हो गई। ये सुना हो? अक्सर लोग कहते हैं कि अरे वो इंसान, अरे वो तो कुछ एक सिगरेट नहीं पीते, ये नहीं करते और उनके लंग्स खराब हो गए। क्या? ये फूड की प्रॉब्लम है, खाने की दिक्कत। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया में कि हमारे यहाँ जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जाता है वो कैंसर तक डिजीज़ भी ले आता है, ऐसे डिजीज़ आ जाते हैं। इंडिया में हार्ट अटैक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्यों? वो अलग है, मेंटल इशू है और हम इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, हम भाग रहे हैं नौकरी के लिए, पॉपुलेशन इफेक्टिव, वो अलग मैटर है। और भी कुछ मैटर है? ये मैम हर चीज़ में मिलावट हर चीज़ में मिलावट हो रही है। आप अगर मैं बात करूँ कि अब मसालों की बात करूँ, हम जो मसाले पिसे हुए यूज़ कर रहे हैं, किसी में लाल ईटा पीस के मिला दिया जा रहा है। हाँ, लाल मिर्ची में कई जगह ऐसे, आप लोग न्यूज़ नहीं देखते ना, प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है। तो आप अगर देखो न्यूज़ तो आपको समझ में आए कि इंडिया में चल क्या रहा है, इंसान पैसा कमाने के लिए किस नियत और किस हद तक गिर सकता है। आजकल चाइनीज़ राइस बड़े चले, बड़े लंबे लंबे अच्छे अच्छे रहते हैं और वो उसको पकाने में वो एकदम एकदम बराबर होते हैं, लेकिन वो खाने के बाद क्या होगा हमारा? अच्छा, कभी खुद महसूस किया है कि जब आप बहुत ऑयली और इफेक्टिव खाना खाते हो, जैसे मैं बात करूँ कि आप पुलाव का चावल जिस दिन खाते हो तो आपकी तबीयत थोड़ी हैवी लगती है, खुद इफेक्ट ये कभी महसूस किया? थोड़ी हैवी लगती है। और जिस दिन आप एक नॉर्मल, जैसे मैं कहूँ दाल चावल, और आपने एक नॉर्मल कोई एक सब्जी ले ली, बहुत ऑयली नहीं हो, नॉर्मल, आप काफ़ी लो फील करते हो ना, ठीक है, खाना काफ़ी आराम से डाइजेस्ट होता है। और आप जिस दिन मैं कहूँ कि भाई एकदम चिकन विकन बना हो और वो शादी से अपने नान खा ली हो, और ये चीज़ें जब हम खाते हैं वो इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को, हम थकान ज़्यादा महसूस करते हैं। ऐसा खाना, ऑयली खाना खाने के बाद हम किसी काम के नहीं रहते, तो हमें अपना रूटीन भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे आपको कहा 3 क्रॉपिंग पैटर्न है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, यूरोप में मत चिपका देना। अगर मैं इंटरनेशनल एग्रीकल्चर पूछूं तो मैम 3 क्रॉपिंग पैटर्न है। कहाँ बेटा? अमेरिका में मैम होता है, तो भी पिट जाओगे मेरे यहाँ से। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ का है? इंडिया का है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ फार्मिंग ऐसी होती है जो ट्रेडिशनल, जिनका सिर्फ और सिर्फ यूज़ किस लिए किया जाता था पहले के टाइम, कि बस इतनी क्रॉप्स कर लो कि इसको साल भर रख के खा सके, प्रिमिटिव। फिर इंटेंसिव वो हो गई, प्रिमिटिव फार्मिंग तो वो हो गई ना जिसमें हमने कितना बस क्या किया, अपने खाने की मतलब जीवन निर्वाह जितना हम गुजारा कर सके, प्रिमिटिव फार्मिंग वो हो गई। इंटेंसिव फार्मिंग वो हो गई जिसमें हम क्या करेंगे, पैसा कमाना है, भाई उनको भी तो अपने बच्चों की फीस देनी है, उनको भी घर चलाना है। प्रिमिटिव फार्मिंग अब कोई नहीं करता, बहुत, जैसे मैं कहूँ जो ट्राइबल्स होते हैं, जैसे झूम कल्टीवेशन होती है। झूम कल्टीवेशन क्या होती है? झूम एग्रीकल्चर मैं बोलूँ, झूम एग्रीकल्चर क्या है? झूम फार्मिंग, झूम के असर क्या होती है ना मैम, झूम फार्मिंग ये होती है बेटा, ये ट्राइबल्स करते हैं, नॉर्मल, मतलब मैं अगर कहूँ ये जनजाति वाले करते हैं जो एक जगह पे टिक के नहीं रहते। यहाँ पे है जंगल में थोड़ा सा साफ किया, आग लगाई, साफ किया, मतलब पहले साफ किया, वहाँ पे क्रॉप्स लगाई, 6 महीना मैम ट्राइबल्स लोगों को कहाँ से बीज वगैरह? अरे वो इतना अरेंज कर लेते बेटा, इतने भी नहीं है दिक्कत उनको, ठीक।
किसी ज़माने में जब हमने सबसे पहले जौ गेहूँ चावल वगैरह तो कहीं ना कहीं से अरेंज किया होगा ना, कोई दुकान थोड़ी ना थी अनिल अंबानी की, कहीं ना कहीं से अरेंज किया होगा तो वो कर लेते हैं, क्योंकि उनको कौन सी फार्मिंग करनी है, प्रिमिटिव, बस अपनी ज़िंदगी गुजारने की। तो उन्होंने 6 महीना एक जगह वो रहे और उन्होंने वहाँ पे खेती की, फार्मिंग की। झूम इसलिए कहा गया क्योंकि एक जगह पे रुकते नहीं है ये। फिर उन्होंने जब वो जाने लगे वहाँ पे आग लगा दी, उस एरिया को पूरा क्या कर दिया, जला दिया। फिर वो दूसरी ज़मीन पे चले गए। अच्छा, ये जो ये क्रॉप्स होंगी बहुत अच्छी होती, क्यों होती है? क्योंकि जो ह्यूमस कैपेसिटी होती है वो सॉइल की बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हम एक ज़मीन पे बार बार अगर खेती करते रहते हैं तो उसको भी रेस्ट चाहिए होता है, ज़मीन को भी क्या चाहिए, आराम चाहिए। इसीलिए तो ये पैटर्न बनाया गया है कि भाई इस टाइम के बाद 3 महीना 2 महीना ज़मीन को क्या कर दो, रेस्ट पे छोड़ दो, रेस्ट मूड पे छोड़ दो, क्योंकि उसको भी ह्यूमस कैपेसिटी जिसे कह सकते हो ग्रो करने में टाइम लगेगा। अभी मैं सुबह से शाम तक और दिन से रात तक तुम लोगों को काम करवाती रहो तो तुम लोग थक जाओगे, कहोगे ना मैम रात में तो हमें रेस्ट चाहिए, तो ज़मीन को भी रेस्ट चाहिए। तो फार्मिंग समझ में आए कितनी होती है हमारी। एक तो कमर्शियल अलग हो गई, कमर्शियल का मतलब है जहाँ पे हम गेहूँ चावल नहीं उगाएंगे, हम क्या, कॉटन, गन्ने, शुगर केन, ठीक है, जूट। क्यों? क्योंकि ये सीधे मार्केट में बिकते हैं, ये फूड के लिए नहीं। कॉफी, टी, हाँ वेरी गुड, कॉफ़ी, टी, ये कमर्शियल में आ गई। क्यों? क्योंकि मैम इतना हम लोग खुद ही कंजप्शन थोड़े ना कर सकते, मार्केटिंग में देंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम गन्ना पूरा अपने घर में साल भर रख के खाएंगे थोड़ी, गेहूँ एक बार रख के खा सकते हैं, चावल रख के खा सकते हैं, कॉफ़ी पूरी मतलब साल भर हम कॉफ़ी पियेंगे, स्टोर कहाँ कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैंने बताई थी, जो स्टेयर्स फार्मिंग होती है, वो किसके लिए होती है? वो मैम टी और कॉफी के लिए और हिल्स में होती है। स्टेयर्स फार्मिंग क्या होती है बेटा? सीढ़ी नुमा। ये कहाँ होती है? ज्यादातर अगर मैं बात करूँ ये इंडिया में होती है, आपके साउथ में, और अगर मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करूँ ईस्ट में, ठीक। नॉर्थ में आपके काफी कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा होती है ईस्ट में। नॉर्थ में भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ईस्ट में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 7 सिस्टर्स। मैंने कहा ना वो 1-2 स्टेट आ जाते हैं, वो तो नॉर्थ में आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि पूरा का पूरा जो ईस्ट है हमारा, वो स्टेयर फार्मिंग ही करता है ज्यादातर। क्यों? कि मैम वो राइस भी होते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मैम ने कह दिया सिर्फ कॉफी होगी, सिर्फ राइस भी होते हैं। असम के राइस बहुत फेमस है, बाहर तक जाते हैं। असम के चावल जो हैं वो बाहर तक जाते हैं। मैं बात करूँ जब हम गुलाम थे किसके, ब्रिटिशर्स के, तो यहाँ से वो बहुत ज़्यादा असम के राइस ले जाते थे अपनी कंट्रीज में, और बहुत अच्छे मार्केट, अच्छे प्राइस में उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचते थे। तो ये असम के राइस बड़े, जैसे कह सकते हो वो जो पुलाव टाइप वाले, जो जैसे हम आज कहते हैं कि हमने एक दाना फेंक दिया और पूरे फैल जाते हैं पकने पे, तो बिल्कुल ऐसे असम के राइस है। मैंने जैसे तुम्हें कहा कि ये इस एरिया में इसलिए भी है क्योंकि पहली चीज़ यहाँ क्लाइमेट है, वेदर है। यूपी का जो एक वर्कर है, यूपी का जो एक लेबर है, वो असम में जाके टी और कॉफ़ी की लेबरिंग नहीं कर सकता उसे क्योंकि वहाँ पे कौन सा लेबर चाहिए? जो ट्रेन लेबर। उनको पता हो कि ये पत्ती पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको क्या कर लेना, तोड़ लेना। हम आप जाएंगे सब उखाड़ लेंगे, पेड़ नहीं उखाड़ना है, हमें क्या करना है, पत्तियाँ। पिक्चर में देखा होगा, पीछे वो टोकरियाँ बंदी होती है और पत्तियाँ तोड़ के वो डालते हैं। स्टेयर फार्मिंग क्यों होती है वहाँ पे? स्टेयर फार्मिंग की वजह क्या होती है कि मैंने कहा टी और जो हमारी कॉफी होती है, इसकी जो जड़ें या रूट है वो काफी सेंसिटिव होती है, और अगर एक्स्ट्रा पानी गया तो ये क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। तो इसीलिए ये स्टेयर फार्मिंग की जाती है। सबसे ज्यादा ईस्ट में होती है, जो 7 सिस्टर्स कही जाती है ईस्ट की, वहाँ पे हमें स्टेयर फार्मिंग देखने को मिलती है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम में? शिवराज चौहान। पहले वो क्या थे? एमपी थे, सॉरी पीएम थे, सॉरी सीएम थे, सॉरी मध्य प्रदेश के। पीसीएम यहाँ से कहाँ है? हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनका क्या नाम है? शिवराज चौहान। वो मध्य प्रदेश के सीएम थे इससे पहले, और इस टाइम क्या है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। अब यहाँ पे बात करूँ कि जो पहला इंडिया का 5 ईयर प्लान था, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पे दिया गया था? एग्रीकल्चर पे दिया गया। प्रॉब्लम्स की मैं बात करूँ तो इंडिया में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं फार्मर्स को लेके। एक तो फर्म्स के साइज काफी छोटे हैं, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, छुपी हुई बेरोजगारी है, यानी जितने वर्कर्स चाहिए उससे ज्यादा वर्कर्स लगे हुए। एजुकेशन की दिक्कत है, कैपिटल पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है,
एग्रीकल्चर वर्कर्स की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे कि इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम उनको सही से उनकी जो सैलरी है और वेजेस है, सैलरी नहीं कह सकते, वेजेस है जो दिहाड़ी मिलती है एक दिन की, वो नहीं दे पाते। क्रॉपिंग पैटर्न कितने 3 है यहाँ पे। एक सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे याद रखना बेटा कि चकबंदी क्या है, या कल पढ़ के आओगे तब हम पढ़ाएंगे। चकबंदी, चकबंदी किसे कहते हैं, ठीक है। चकबंदी के बारे में कल आप पढ़ के आएंगे और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप कल पढ़ के आएंगे। ये 2 टॉपिक आप पढ़ के आएंगे तभी हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक।